गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आपका जीके बाय अजय सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और जैसे कि हमारा थंबनेल है आपके सामने, जिस घड़ी का हम काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है BSTC का। तो एक महा सेमिनार होने जा रहा है। कब से होने जा रहा है? 1 जून से होने जा रहा है। और कहाँ होने जा रहा है तो वेन्यू भी आपको बता दिया जाएगा और हमें इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो इस थंबनेल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आज हमें देखना है कि BSTC का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके लिए योग्यता क्या है, हम कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इस एग्ज़ामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं, इसकी योग्यताओं के अकॉर्डिंग वह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और एक बेहतरीन मौका है आपके लिए, आपका बच्चा और आप खुद, चाहे वो +2 पास आउट है, 12वीं क्लास का एक छात्र है, वो एक अध्यापक बन सकता है, किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकता है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी आपको योग्यताओं का होना आवश्यक नहीं है। सिर्फ आपका बच्चा +2 पास आउट है, चाहे वो इसी वर्ष से क्यों न है, सिर्फ आपको 2 साल तक का एक छोटा सा डिप्लोमा लेना होता है और उसी डिप्लोमा लेने के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना होता है और आप एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हुए नज़र आएंगे। सैलरी की बात करें तो सैलरी इसकी जो है 3rd ग्रेड जो अपना जो सैलरी रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको जो सैलरी मिलने वाली है, राजस्थान गवर्नमेंट RPSC के अकॉर्डिंग ये आपको जॉब मिलने वाली है। तो बहुत बढ़िया है, ये हमारी फर्स्ट स्टेप है, पहली ही सीढ़ी है। और करते हैं स्टार्ट। आपकी योग्यताएं क्या रहने वाली है, आपको किन चीज़ों को पढ़ना है और ये सारी चीज़ें कौन पढ़ाएगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे आपको। तो करते हैं स्टार्ट। तो बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने एक छोटी सी सिलेबस को मैंने समराइज़ किया है। बिल्कुल पेपर कितने मार्क्स का आने वाला है, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आने वाला है। तो पेपर की बात करें तो हाँ, तो अब बढ़ते हैं अपने सबसे पहले सिलेबस से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या होगा। हमें सिर्फ एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और ये फॉर्म कब से है? ये अप्रोक्सीमेटली जून 1 से आपके एग्जामिनेशन के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और लगभग रहेगा कहाँ, 10 या 15 दिन का आपको टाइमिंग रहता है। इन 10-15 दिनों के अंदर ही हमें फॉर्म भरना होता है। अगर फ़ीस की बात करें तो फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं रहती है फॉर्म भरने के लिए। आपको मैक्सिमम है 250 से लेकर 300 और 350 रुपये तक का फ़ीस पे करना होता है। अब रही बात एग्ज़ाम कब होंगे। एग्ज़ाम के लिए आपके पास अभी 3 महीने का टाइम है और 3 महीने में जो आपके स्क्रीन के ऊपर सिलेबस दिया हुआ है वो पूर्णतः हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा हमें नींद को कम करना पड़ेगा, श्योर है, और वो हम करवा ही देंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। एग्ज़ाम कब होने वाला है? एग्ज़ाम आपका अगस्त के 1st और 2nd वीक में हो जाएगा। चलो करते हैं स्टार्ट। इसी के साथ में हमारा जो सिलेबस है मैंने इसको समराइज़ करने की कोशिश की है। देखो अपने सब्जेक्ट्स कितने आने वाले हैं। सबसे पहले तो ये है कि सब्जेक्ट्स कितने आने वाले हैं। तो सब्जेक्ट हमारे आने वाले हैं 1, 2, 3, 4 और 5 सब्जेक्ट आएंगे। आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। क्या रहेगा? सबसे पहले आपको रहना है कि जीके पढ़ना है। जीके कहाँ का जीके? देखो जीके की बात करें तो जीके के लिए कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, आपको सिर्फ मात्र क्लास 6 से लेकर 12 क्लास तक, क्लास 12वीं तक का जो सिलेबस है सिर्फ उसी को ही रिवाइज़ करना है। इसके अंदर जीके की बात करें तो 3 जो जीके हैं अपने, नंबर 1 देखा जाए तो राजस्थान का जो जीके है उसे आपको पढ़ना है। राजस्थान के जीके के साथ साथ में आपको पढ़ना है किसका? राजस्थान का जीके। तो राजस्थान के जीके के अंदर क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं वो देखेंगे। उसके बाद करें हमें पढ़ना है इंडिया का जीके। और वर्ल्ड के जीके की बात करें तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल आपको क्या करना है, 6 से लेकर 12वीं क्लास तक का जो जितना भी सिलेबस है उसे देखना है। 3 महीने में आराम से हो जाता है। आपने पढ़ रखा है, सिर्फ मात्र रिवाइज करना है। छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस आने वाले हैं और आप डेफिनेटली इसमें सिलेक्ट हो जाओगे। करना क्या है? नंबर 1 तो जीके है। जीके के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? जीके के क्वेश्चन मार्क्स की बात करें तो क्वेश्चन आने वाले हैं अपने 50 क्वेश्चन आएंगे। और नंबर की बात करें तो कितने आने वाले हैं? 150। यानी कि हमें देखा जाए तो 50 मतलब कि एक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का रहने वाला है? 3 नंबर का रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मेंटल एबिलिटी, यानी कि मानसिक योग्यता। आपको क्या करना है? मानसिक योग्यता के तहत
हमें 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक रीजनिंग है, रीजनिंग आएगी 50 नंबर की आएगी, और सॉरी 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और 150 नंबर की। ये भी हमारा जो क्वेश्चन है वो कितने का रहने वाला है, 1 या 3 का रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी की तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड है, बहुत ही अच्छा है। हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव माइंड रखकर टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या करना है, हमें हमेशा पॉजिटिव एक अच्छे आदर्श अध्यापक की तरह से व्यवहार करना होता है। और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए हमें कोई ज़्यादा चीज़ों को लर्न नहीं करना है। क्लास के अंदर एक बच्चे से हमारा क्या बिहेवियर रहना चाहिए। अगर बच्चा हमारा काफ़ी नोटेरियस है, शरारती बच्चा है, तो हमें उसको किस तरह से ट्रीट करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं और यहाँ पर हर विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह से कर लेता है। और अगर हम एग्ज़ामिनेशन देते हैं तो मैं कहता हूँ कि यहाँ 50 नंबर की बात है तो आराम से बच्चा अगर चाहे तो 50 में से 50 भी ला सकता है। तो क्वेश्चन है आपकी जो है क्वेश्चन संख्या रहने वाली है आपकी 50, और अगर मार्क्स की बात करें तो 150 मार्क्स का ये रहने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपकी जो लैंग्वेज है, 2 लैंग्वेज आने वाली है, संस्कृत और हिंदी। तो हमें दोनों में से एक पढ़ना है, दोनों नहीं पढ़नी है। संस्कृत और हिंदी में से आपके लिए एक ऑप्शन चूज होगा। चाहे आप हिंदी का एग्ज़ाम देना चाहो तो हिंदी दे सकते हो, अगर संस्कृत का देना चाहो तो संस्कृत भाषा है उसे चूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, क्वेश्चन रहने वाले हैं इसके 30, और वही बात कि 3 नंबर का एक है तो लगभग अपने कितने हो जाएंगे, 90 नंबर का हमें भाषा चूज़ करनी है। हमें या तो हिंदी या संस्कृत दोनों में से एक को चुनाव करना है। रही बात इंग्लिश, इंग्लिश को हमें, इंग्लिश भी एक भाषा है, हमें पढ़ना ही पड़ेगा। और इसके लिए क्या है, ये 20 मार्क्स का आने वाले हैं और 60 नंबर का है, एक बहुत बड़ा पोर्शन रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस तरह से टोटल देखा जाए तो हमारा जो मैटर है वो सारा का सारा देखा जाए तो देखा जाए जीके है, अब मेंटल एबिलिटी है, उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड है, और भाषा की बात की जाए तो दोनों भाषाएं आपकी हिंदी या इंग्लिश दोनों की बात की जाए तो पूरा का पूरा जो पेपर है आपको हल क्या करना है। इस पूरे पेपर को आपको में से 5 चीज़ों को हल करना है। 5 चीज़ें आएंगी और 5 चीज़ों को हल करना है, और हर जो चीज़ है वो देखा जाए तो टोटल आपका पेपर है 200 नंबर का है, और सॉरी 200 क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने 600 मार्क्स का रहने वाला है। अगर रही बात ड्यूरेशन की कि ये 200 क्वेश्चन कितने ड्यूरेशन में आपको करना है, तो 3 घंटे का टाइम रहने वाला है, और 3 घंटे में बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को हल कर देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। अगर इन टॉपिक्स से कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं तो उनकी चर्चा करें तो जैसे सबसे पहले देखते हैं कि मानसिक योग्यता की बात करें तो सबसे पहले है जो रीजनिंग। रीजनिंग के लिए ये 5 प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जो तार्किक योग्यता रहने वाली है। तार्किक योग्यता में हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, कुछ सीरीज़ के क्वेश्चन रहने वाले हैं, हमें सीरीज़ के क्वेश्चन करने हैं, अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन करने होते हैं। अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन है बहुत आराम से अपने कर लेते हैं। उसके बाद में दूसरी बात करें एनालॉग्स है। एनालॉग में क्या करना है, एनालॉजी में अपने क्या करते हैं, एनालॉजी के अंदर आपको 2 वस्तुएं मिलने वाली है, उनके अंदर हमें क्या करना है, समानता देखनी है या फिर समरूपता देखनी है। जैसे 2 चीज़ें मिलने वाली है, 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में से कुछ चीज़ें समान होंगी उन्हें फाइंड आउट करना है, या कुछ चीज़ें अलग होगी उन्हें देखना होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बड़े आराम से कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रहता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विभेदीकरण है, मतलब 4 ऑप्शन आएंगे, चारों में से जो 3 ऑप्शंस है वो लगभग समान नजर आएंगे और एक उनसे कुछ अलग होने वाला है तो उसे पढ़ना है। जैसे बात करें कि एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने लिए, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और एशिया, तो इनमें से अलग क्या रहेगा। तो जेन्युइन सी बात है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा है, ये तीनों के तीनों स्टेट्स है, और एशिया की बात करें तो ये कॉन्टिनेंट है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे क्या आने वाला, संबंध है, हमारे रिलेशंस है। रिलेशन हम सभी जानते हैं। रिलेशंस की बात की जाए तो रिलेशन सभी पता है हमें, हमारे जितने भी रिलेशंस हैं, चाहे जैसे बहुत ही ईजी से क्वेश्चन आने वाले हैं, अपने पारिवारिक रिलेशन से संबंधित है। आपकी बुआ के जो पिता है, आपके बुआ के पिता का संबंध आपके पुत्र से क्या होना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एनालॉजी है। उसके बाद में आपको एनालिसिस करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस मिलने वाले हैं, एनालिसिस के आधार पर उनके ऑप्शंस होंगे, उनको हमें चूज करना है। उसके बाद में बढ़ते हैं लॉजिकल थिंकिंग, मतलब लॉजिकल थिंकिंग है, आपको 2 वाक्यांश मिलने वाले हैं, 2 वाक्य मिलेंगे और उनके आधार पर आपको एक तर्क के साथ में 4 ऑप्शंस हैं, उनमें उसका सही अर्थ क्या है, किस वे में कहा जा रहा है, तो उसे देखना है। बहुत बढ़िया होने वाला है। सब कुछ आपको यहाँ पर
विजन क्लासेस में करवा दिया जाएगा। विजन क्लासेस में ये क्लासेस है रेगुलर चली आ रही हैं पिछले काफ़ी सालों से, बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिल रहा है और डेफिनेटली आपसे मैं वादा करता हूँ कि आपको इस बार ये जो BSTC का जो डिप्लोमा है बहुत ही आराम से आपका सिलेक्शन करवा दिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे क्या आने वाला है। दिस इज़ द फर्स्ट। तो आपको रीजनिंग की बात बताई थी, तो रीजनिंग कितने मार्क्स की आने वाली है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन संख्या रहेगी यहाँ पर 50। क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, 50 रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, 3 मार्क्स का रहता है। तो अगर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है तो टोटल कितने रहते हैं, टोटल रहते हैं जी आपके 150 नंबर आने वाले हैं और डेफिनेटली आ जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगली तरफ। तो आगे जो स्लाइड है इसके ऊपर है राजस्थान जीके की बात करें। हमेशा बच्चों में रहता है कि राजस्थान जीके बहुत बड़ा है, याद नहीं होता है। कुछ नहीं है, भ्रम है ये सारा कुछ नहीं है, बिल्कुल राजस्थान जीके है, बड़े आराम से हो जाता है। अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करें तो राजस्थान की हिस्ट्री है कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। कुछ वंशेस पढ़ने हैं, कुछ वंश पढ़ेंगे हम, और वंश है और उनका उद्भव क्या हुआ, कहाँ से हुआ है, उनके स्थान हैं, कुछ देखा जाए दुर्ग हैं, और बात करें और क्या आने वाला है हिस्ट्री के अंदर, उनके कुछ बीच में जितनी भी बैटल्स हुई हैं, युद्ध हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना है थोड़ा सा। हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ मात्र 6 से लेकर 12th क्लास की बुक्स के अंदर दे रखा है, उस तो सिर्फ उतना पढ़ लेते हैं तो सफिशिएंट रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे क्या आने वाला है। पॉलिटिकल आ रही है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट एंड कला। अगर बात करें पॉलिटिकल है तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ोगे तो पॉलिटिकल भी राजस्थान के उसके अंदर आ जाती है। हमें सिर्फ मात्र राजस्थान के बारे में पढ़ना है। उसके बाद बढ़े इसकी जो कला और संस्कृति की बात करेंगे ना, कला और संस्कृति और साहित्य। तो राजस्थान में कला संस्कृति साहित्य किस प्रकार तो जो कला के क्षेत्र में जैसे उस्ता कला है, बीकानेर से संबंधित है, ठीक है, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है आते रहते हैं। संस्कृति की बात करें तो संस्कृति है राजस्थान के रीति और रिवाज, सारे के सारे रीति रिवाज से प्रथाएँ हैं अपनी, ठीक है, ये सभी जो है त्यौहार है ये सारे यहाँ आ जाते हैं। लोक देवी देवता यहाँ आ जाते हैं। साहित्य पक्ष देखना चाहे तो अपने जितना भी राइटिंग है वो सारा यहाँ आ जाता है कि कौन सा जो साहित्य है किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, विशेष लेखक है, वो सारे यहाँ आने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे क्या है। आर्थिक पक्ष देखना है। आर्थिक पक्ष के लिए ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं देखना है, हमें सिर्फ करंट के जो आंकड़े हैं वही देखने हैं कि राजस्थान है, राजस्थान की जनसंख्या क्या है, तो यहाँ का कितनी जनसंख्या है या फिर कितने जो यहाँ ब्लॉक्स में बांटा गया है, फिलहाल ज़िलों की संख्या कितनी है और कौन सा ज़िला है उसके अंदर किस जाति के कितने लोग रह रहे हैं, साक्षरता क्या है, सिर्फ आने से क्वेश्चन आने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, भौगोलिक एस्पेक्ट की बात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा मैटर है यहीं से आने वाला है। भौगोलिक पक्ष देखने हैं हमें, जितने कितने हैं ज़िले के बाद में इनके अक्षांश क्या है, कौन से अक्षांश पर क्या है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, ठीक है, कौन से ज़िले हैं कौन से अन्य ज़िलों को छूने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। या फिर अगर भौगोलिक क्षेत्र पर देखा जाए कि इसका जो नेबरिंग स्टेट है अपना पाकिस्तान, उसके बारे में कि कौन सी जो सीमा कितनी छूने वाली है, कौन सी राज्य के साथ कितनी सीमा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, लोक जीवन देखना चाहें तो लोक जीवन के आधार पे अपने वही बोलिए संस्कृति में हम पढ़ लेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, सामाजिक पक्ष कैसा रहा है इसका। सामाजिक पक्ष के बारे में बात करें तो सामाजिक पक्ष के अंदर जो समाज है तो वही संस्कृति का मैटर रहने वाला है अपना। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे है पर्यटन स्थल, है ना, पर्यटन स्थल है राजस्थान में कौन कौन से, तो यहाँ जब साहित्य पढ़ोगे, दुर्ग पढ़ोगे तो वहाँ पर भी पर्यटन स्थल है, आ जाएंगे। उसके बाद में देखा जाए तो कुछ एक विशेष है अपने हेरिटेज जो प्लेसेस हैं, उन हेरिटेज प्लेसेस को यहाँ पढ़ना होने वाला है। पढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ के कितने मार्क्स का आने वाला है। तो राजस्थान जीके की बात की जाए तो जो जीके है हमारा वो कितने मार्क्स का आने वाला है, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। वही सेम बात है, 150 नंबर का मैटर यहाँ से आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे क्या है। नेक्स्ट है शैक्षणिक योग्यताएं। वो अभी जो बता रहा था मैं आपको, टीचिंग एप्टीट्यूड, महात्मा गांधी बनना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। मैं कहता हूँ इसके लिए बिल्कुल आपको टीचर्स की बातें सुननी है या फिर एक अपने आप को आदर्श टीचर मान लेना है और हमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन फिलअप करना है, आराम से आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के क्वेश्चन ले लेते हैं, अपने एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे एक बच्चा है नोटेरियस है आपकी क्लास के अंदर, बहुत शरारती बच्चा है, और उस शरारती बच्चा है तो उसके लिए आपके पास में ऑप्शन आने वाले हैं। आपका क्या रवैया रहेगा, क्या उसको डांटोगे, क्या उसको पीटोगे, उसके पेरेंट्स को बुलाओगे, या उसकी जो शरारती होने का क्या कारण रहा है उसे जानोगे। तो अपना ऑप्शन सामान्य सी बात है कि हमें क्या करना है, उसके जो शरारती होने के कारण को जानना है और उसका सुधार करना है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे क्या है। इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले। पहला है शैक्षणिक अधिगम देखना है हमें। अधिगम को देखना है कि किस तरह से क्लास के अंदर एक अध्यापक है वो शैक्षणिक अधिगम के थ्रू या उसके तहत एक बुक में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको बच्चे को पढ़ाना शुरू करे। कौन सा मेथड यूज़ करे जिससे बच्चे को समझ में आ जाए,
कौन सा TLM यूज़ करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेतृत्व गुण की बात की जाए तो नेतृत्व गुणों के बारे में हमें पढ़ना है कि बच्चे को नेतृत्व की भावना कैसे विकसित की जानी चाहिए क्लास के अंदर, कैसे ग्रुपिंग बनाई जानी चाहिए, एक टीम वर्क बच्चा कैसे कर सकता है, तो इसके बारे में पढ़ना है हमें। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं सृजनात्मक। एक बच्चा है कितना जो है सृजनात्मक वे में देखना है कि बच्चा कितना क्रिएटिव है, उसकी क्रिएटिविटी को देखना है और क्रिएटिविटी में लाने के लिए बच्चे को क्या कुछ करना पड़ता है तो यहाँ देखेंगे। उसके बाद में बढ़ते हैं तत्व एवं व्यापक मूल्यांकन। यहाँ मूल्यांकन की बात होती है कि एक एज ए अध्यापक होकर आपको जो टेस्टिंग क्या करनी है बच्चे को, बच्चे का ज्ञान है उसे कैसे आप जो आपने पढ़ाया है उसे जज करना है, चेक करना है कि बच्चे को कितना समझ में आया है, तो इस तत्व मूल्यांकन है वो देखेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं संप्रेषण, जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स रहने वाला है। संप्रेषण का मतलब है क्लास के दौरान एक अध्यापक है किस मेथड का यूज़ करे ताकि बच्चा अध्यापक के द्वारा समझाई गई जो बातें हैं अच्छी तरह से समझ पाए। तो संप्रेषण में कौन से जो मेथड है उसका यूज़ करे, किस तरह के जो भाषा है उसका वो यूज़ करे, और जैसे कि अपने इंग्लिश की बात करें तो वो कौन सी तरह से समझाए ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगली तरफ बढ़ते हैं व्यावसायिक अभिवृत्ति। और दूसरा है कि बच्चे में जो व्यावसायिक अभिवृत्ति क्या है, क्या वो आगे जाने के बाद एजुकेशन हासिल करने के बाद, एजुकेशन का मेन मकसद है समाज में एक इंसान अच्छा इंसान दे दिया जाए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि किस तरह से वो जो बच्चा है अपनी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद में अपने भविष्य को सजा सकता है, एक समाज के अंदर एक अच्छा नागरिक बन सकता है, तो ये यहाँ पर व्यवसायिक में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है सामाजिक संवेदनशीलता। दूसरा है कि समाज के प्रति वो कितना संवेदनशील है। अगर वह इंसान एक अच्छा नागरिक है तो समाज के जितने भी जो कह सकते हो कि जितनी भी घटनाएं देखता है क्या उनसे वो प्रभावित होता है या नहीं होता, क्योंकि एक अच्छा नागरिक है तो उसे संवेदनशील होना चाहिए। तो ये भी गुणों का विकास करना है हमें, इनको जानेंगे। बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं शैक्षणिक योग्यता। और एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर लगभग सारे स्टूडेंट हैं 50 के 50 करके आते हैं और 150 में से 150 अंक तक भी ले आते हैं और आप भी लाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में क्या है कि यहाँ पर देखिए हमारी जो भाषा है वो क्या है, इंग्लिश भाषा है, अंग्रेज़ी है। तो इंग्लिश के अंदर देखा जाए तो क्या कुछ आने वाला है, ठीक है। तो जैसे आपको सभी को पता ही है कि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, एज ए सेकेंड लैंग्वेज यूज़ हो रही है हमारे इधर, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया होने वाला है। आप कर सकते हो इसको 6th क्लास से लेकर आप 12th क्लास तक पढ़ते आ रहे हो। कॉम्प्रीहेंशन क्या रहता है, एक पैसेज मिलेगा आपको, उस पैसेज में से आपको 3 या 4 क्वेश्चन है उन्हें हल करना होगा, पैसेज आएगा। उसके बाद में स्पॉटिंग एरर है। स्पॉटिंग एरर में आपको क्या करना है, एक वाक्य मिलेगा, एक सेंटेंस मिलने वाला है और उसके अंदर से आपको एरर ढूंढना है। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है, नरेशन। तो हमारा जो नरेशन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नाम से इसे बोला जाता है। जनरल तौर पे आप पढ़ते आ रहे हो, इसे क्या बोला जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आप 6th, 7th, 8th, 9th और 10th क्लास में बहुत बढ़िया कर चुके हो। 11th क्लास में भी आपने किया है। 12th क्लास में आपकी ग्रामर इस बार शायद नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रेपोजिशन है, करते आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। आर्टिकल कर लेंगे। आर्टिकल सभी जानते हैं, आर्टिकल्स कितने होते हैं, ए एन और जो है द का यूज़, ए एन और द का यूज़ करना सीखना है। कनेक्टिव्स हैं, कनेक्टिव कर सकते हैं आप। कनेक्टिव को जनरल तौर पे अपने क्या बोलते हैं, कंजक्शन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर अपने कंजक्शन करने वाले हैं, रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह वो यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद में देखा जाए तो करेक्शन ऑफ अ सेंटेंस। अब एक में क्या करना है, ये सेम है, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों के दोनों समान है। यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ पढ़ते हैं, आराम से आ जाएगा, अपने कर लेंगे। बढ़ते हैं काइंड ऑफ द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के प्रकार देखने हैं हमें कि वाक्य के कितने प्रकार आने वाले हैं। तो वाक्य के प्रकार देखेंगे और वाक्य के प्रकार के आधार पर, इनके स्ट्रक्चर्स के आधार पे हमें सेंटेंसेस को राइट करना होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेंटेंस कंप्लीटेशन। सेंटेंस कंप्लीटेशन को अपने जनरल तौर पे क्या बोला जाता है, सेंटेंस कंप्लीटेशन को हम बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, कहाँ से आने वाले हैं, अब टेंसेस से आने वाले हैं, वही से आने वाले हैं, यहीं से ऊपर से जो टॉपिक्स हैं वहीं से उठने वाले हैं। टॉपिक देखा जाए तो टेंसेस हैं, टेंसेस सभी को पता है, बहुत बढ़िया, आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए वोकैब है। वोकैब के अंदर क्या रहता है, शब्दकोश हमारा है, सामान्य शब्दकोश आने वाला है, जिसके अंदर आपको देखना है सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द, एक ही अर्थ के जो अलग अलग शब्द हैं उन्हें जानना है। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स आप पढ़ते आ रहे हो, एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट्स। तो ऑपोजिट्स है वो आएगा। उसके बाद बड़े वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, एक वाक्य के लिए एक शब्द का यूज़ करना होता है।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे क्या है, स्पेलिंग एरर्स, स्पेलिंग को देखना है हमें और हो जाएगा। तो आराम से ये कितने मार्क्स की आने वाली है, तो ये मार्क्स की आने वाली है सर 30 मार्क्स की आने वाली है, 60 क्वेश्चन आने वाले, सॉरी 20 मार्क्स के आने वाले, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन रहेंगे। और मार्क्स की बात की जाए तो ये 60 नंबर की आने वाली है। बहुत बढ़िया, आराम से हो सकता है। ये थी अपनी भाषा। आगे देखा जाए भाषा का ज्ञान, भाषा के अंदर देखा जाए तो ये भाषा कौन सी है, ये भाषा हमारी रहने वाली है हिंदी। ये भाषा है अपनी हिंदी। एक बात ध्यान में रखना, हिंदी और संस्कृत 2 भाषाएं आने वाली हैं और हमें दोनों में से एक भाषा का यूज़ करना होता है। एक भाषा आपको चुनाव करना है, चाहे आप हिंदी करो या संस्कृत करो, दोनों में से एक को ही करोगे आप, जो अन्य पार्ट है उसे नहीं करना रहता है। इंग्लिश हमारे लिए ज़रूरी है, हमें करना पड़ेगा। हाँ, रही बात हिंदी और संस्कृत है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप संस्कृत पढ़ना पसंद करोगे या हिंदी। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप संस्कृत से यहाँ कर रहे हो तो आगे भविष्य में भी आपके लिए एक अच्छा चांस बनने वाला है। संस्कृत की मेरिट बहुत कम जाती है। अगर हिंदी कर रहे हो तो अगर हिंदी भी अच्छी है, क्योंकि हिंदी भी यहाँ सिलेक्शन चाहिए हमें, आगे रीड भी अगर चाहो तो उसे बदलाव ला सकते हैं। बड़े नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्यायवाची शब्द देखने हैं। एक ही शब्द के अन्य जो शब्द हैं वो आने वाले हैं। उसके बाद में देखा जाए तो विलोम शब्द, ठीक है, विपरीत है, ऑपोजिट्स हैं। युग्म शब्द आने वाले हैं, एक जैसे शब्द देखने में एक जैसे होते हैं, अर्थ दोनों के अलग अलग मिलने वाले हैं। उसके बाद देखा जाए तो वाक्य विचार है, हमें देखना है वाक्य विचार क्या होता है। जैसे कि कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है, तो वाक्य विचार यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ है शुद्धिकरण। हमें वाक्य है, एक अशुद्ध वाक्य मिलने वाला है, उसको शुद्ध करना है। शुद्ध वाक्य क्या होने वाला है, या फिर निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध वाक्य है उसे पहचानना होगा। आगे देखते हैं, कहावत और मुहावरे आएंगे, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, और वाक्यांश के लिए जो है सार्थक शब्द, वही 1 वर्ड आने वाला है। ठीक है, तो ये छोटा सा हिंदी का सिलेबस है आपके सामने, आराम से कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो ये 30 की आने वाले हैं, और अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स आपके 90 रहने वाले हैं। तो इस तरह से हम कर लेंगे हमारी जो भाषाएं। आगे जो भाषा है आपके सामने संस्कृत भाषा है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, संस्कृत और हिंदी में से एक का चुनाव करना है। अगर संस्कृत आप चुनाव करते हो और संस्कृत पढ़ाना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, और संस्कृत से ही आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, आपको स्वर पढ़ने पड़ेंगे। संस्कृत के स्वर कितने होते हैं, संस्कृत के व्यंजन्स कितने होते हैं, उनका उच्चारण स्थान कहाँ रहता है, अगर वो दंतव्य है, ओष्ठ है, इस प्रकार के जो है उन्हें पढ़ना होता है। उसके बाद में शब्द के रूप पढ़ने हैं आपको। आक्रांतात्मक पुल्लिंग है या फिर अक्रांतात्मक स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है शब्द के, यानी कह सकते हो यहाँ पर वचन पढ़ने हैं हमें। क्या पढ़ने हैं, वचन पढ़ने हैं, सॉरी वचन नहीं कह सकते हो, लिंग पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं यहाँ पर, लिंग पढ़ने हैं। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं धातु के रूप पढ़ने हैं। संस्कृत के अंदर धातु हम पढ़ते आ रहे हैं, लट है, लटकार है, लोटकार है, उसके बाद में है विविध लिंगाकार से, तो पढ़ते आए हैं, पढ़ते ही रहे होंगे। राम रामा रमे हैं, बहुत अच्छे हैं, आराम से कर सकते हो। पहले का पढ़ा हुआ है, 6 से 12 तक सिर्फ वही आने वाला है। और संस्कृत की बात करें तो आपने 10 तक पढ़ी है, तो सिर्फ आपको 3 क्लासेस पढ़नी है, 6, 7, 8, 9 और 10। बढ़ते हैं नेक्स्ट, उपसर्ग और प्रत्यय की तरफ। संस्कृत के उपसर्ग पढ़ते हैं। संधि देखा जाए तो हिंदी और दोनों में समान है। समास की बात की जाए तो समास है वही है, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय, यहीं से ही क्वेश्चन उठते हैं। उसके बाद करें लिंग और वचन, जो कि पहले भी आप पढ़ चुके हो और यहाँ भी दोबारा दे रखा है। उसके बाद में विभक्तियाँ कारक, यहाँ पढ़ चुके हो, विभक्ति अपने धातु के पुरुष हैं, यहाँ पर विभक्तियाँ सीख लेंगे और इधर भी आ जाएंगी। तो इस तरह से अपना ये जो सिलेबस है वो आपके सामने रहा है, और मैं कहता हूँ डेफिनेटली ये सिलेबस है आपको इन 3 महीनों में, जून 1 से लेकर अगस्त तक करवा दिया जाएगा। अब रही बात ये कहाँ होगा, सर हमें ये सिलेबस कैसे करना है, तो ये सब आपको जो जानकारी है कहाँ मिलने वाली है, ये सब जानकारी है आपको यहाँ पर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं विजन इंस्टीट्यूट पे। आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। और यहाँ इंस्टीट्यूट पर आने के बाद में, जैसे कि ये जो सारे स्टूडेंट्स आपके सामने लगे हुए हैं, पहले से ही ऑलरेडी सिलेक्टेड है, काफ़ी मेहनती यहाँ पर कर्मठ जो अध्यापक मिलने वाले हैं, जो तत्पर रहते हैं हमेशा अध्यापन कार्य के लिए, अपने जो छात्र है छात्रों के लिए दिन से रात 7/24 आवर्स वर्क करते हैं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप भी इसमें शामिल होने जा रहे हो, आप भी हमारा इस विज़न क्लास का जो विज़न इंस्टीट्यूट है इसका एक बेहतरीन एक अंग बनने
जा रहे हो। चलो बढ़ते हैं, क्या है। अगर आप आते हो विजन इंस्टीट्यूट का पता कहाँ है ये, तो अगर इसकी पता की बात करी जाए तो आपको ये नया बस स्टैंड सूरतगढ़ के जस्ट पीछे मिलने वाला है। सूरतगढ़ के बिल्कुल जस्ट पीछे जो सूरतगढ़ का बस स्टैंड है उसके जस्ट बैक साइड में देखोगे तो वहाँ पर बहुत ऊपर एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा विजन क्लासेस। पूरी की पूरी जो इंस्टीट्यूशंस है उसके ऊपर लिखा मिलेगा आपको। अब देखा जाए अगर आपको किसी भी प्रकार की यहाँ तक पहुँचने में तकलीफ़ हो रही है तो आपकी जो कॉल है उसका इंतज़ार किया जाएगा। आप इस नंबर पर, दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पे आप जो कॉलिंग का टाइमिंग रहता है हमारा सुबह 7 से लेकर 7 को 8 बजे तक, शाम को 8 बजे तक ऑफिस खुला रहता है। ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट एनी टाइम आपका फ़ोन पे वेट कर रहा होगा। निसंदेह आपको सेटिस्फाई किया जाएगा आपकी क्वेरीज से। अगर फिर भी अगर नहीं होते हो तो ये जो नंबर है इस इंस्टीट्यूट हमारे जो सर विक्रम सर वो बात करेंगे आपसे, उनसे आप बात कर सकते हो। अजय सर है, इनसे बात कर सकते हो, आप मेरे से बात कर सकते हो। आपको पूर्णतः गाइड किया जाएगा और गाइड के साथ साथ में आपकी जितनी हो सके यहाँ तक पहुँचने में हेल्प भी की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये सेमिनार कब होने जा रहा है, आपको कब आना है। तो देखी जाए तो ये जो सेमिनार है आपका, ये सेमिनार जैसे बिगिनिंग में फर्स्ट में ही लिखा हुआ था अपना, जैसे फर्स्ट की बात की जाए तो सेमिनार था, तो ये कब होने जा रहा है। तो ये सेमिनार है अपना 1 जून को होने जा रहा है। 1 जून को एक महा सेमिनार होने जा रहा है जहाँ पर बहुत से छात्र आएंगे और अपने उज्जवल भविष्य की जिस राह को सजोएंगे, उस यात्रा को शुरू करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप भी उस यात्रा में शामिल हो जाए, क्योंकि हम क्यों रहे पीछे। कब आना है, 1 जून को आना है। 1 जून से आपकी जो क्लासेस है नियमित रूप से शुरू कर दी जाएंगी और जैसे कि लिखा हुआ है, सफलता अब दूर नहीं, हम होंगे सफल। और बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको कि हमें क्या करना है, लगातार तत्पर बने रहना है, अपना कार्य करते जाना है और एक ना एक दिन हम हमारी मंजिल को हासिल कर ही लेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं 1 जून को। आपका इंतज़ार रहेगा कहाँ पर, विज़न इंस्टीट्यूट में। और ये है कहाँ पर, तो एक बार दोबारा से बता देना चाहूँगा कि ये कहाँ है। ये है बस स्टैंड सूरतगढ़ के जस्ट पीछे, बिल्कुल उसके पीछे है और आप यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ में आज के लिए आप दीजिए मुझे अलविदा, मिलते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी कारणवश किसी दूर इलाके में है, दूर दराज इलाके में है, सूरतगढ़ बस स्टैंड नहीं पहुँच पाते हो, यहाँ विज़न क्लासेस में नहीं पहुँच पाते हो, तो जीके बाय अजय सर का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो निःशुल्क आपको ये सेवाएं प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि कम से कम आप 1 जून तक आएँ, हमसे रूबरू हों। अगर आपको कोई समस्या है तो उस समस्या का हम चाहेंगे निपटारा करें। अगर फिर भी आपको लग रहा है आप कहीं दूर दराज बैठे हो, जयपुर, जोधपुर या दूर कहीं बैठे हो या किसी ढानी में बैठे हो, आपके लिए आने में असुविधाएं रह रही हैं, तो जीके बाय अजय सर जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हो सकता है आप ही की तरह से कोई और इंसान है वो कहीं बैठा होगा, तो वहाँ तक अगर आप उसे शेयर करते हो, पहुँचा देते हो, तो वो भी हो सकता है कि वो प्रिपरेशन कर ले और भविष्य उसका भी सुधर जाए, उसके घर में भी एक नौकरी का दीपक जल जाए। तो ठीक है, मिलते हैं कल इसी टाइम। क्लासेस रहती है, इंग्लिश की जो क्लासेस है अपनी 7 से 8 रहेगी, 8 से 9 तक अपने जो जीके करवाया जाता है बाय अजय सर के द्वारा, और जो साइंस की क्लासेस रहती है वो 6 से 7 के दौरान ये ऑनलाइन रहती है। अगर अपनी ऑफ़लाइन की बात करें तो ऑफ़लाइन अपनी क्लासेस हैं लगभग 8 बजे शुरू हो जाती है और 8 से लेकर शाम तक की 2 शिफ्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं, सबा खैर।